promise. मतलब in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of the joint promiser to perform. यानी promisee किसी एक को भी compel कर सकता है या एक से ज्यादा को भी। ये promisee के हाथ में है कि वो किसको compel करेगा पहले और किसको बाद में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन वो किसी को भी compel कर सकता है कि तुम पूरा पैसा दो। कंपेल करने का मतलब क्या हो रहा है? वन थर्ड नहीं, तीन थे ना एक्स वाई जेड, एक्स को बोल सकता है नहीं तो पूरा 10 लाख दो, तुम्हें पूरा पैसा देना पड़ेगा, और एक्स मना नहीं कर सकता। ये सेक्शन 43 में लिखा है, क्लियर है? ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, ईच ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली। फिर उसके बाद हर एक जॉइंट प्रोमिसर कंपेल कर सकता है दूसरे जॉइंट प्रोमिसर को कि तुम पे इक्वल अमाउंट दो, वापस करो। अगर मिस्टर एक्स सारे पैसे दे देता है तो फिर वो बचा हुआ पैसा जो उसने ज्यादा दे दिया है वो वाई और जेड से लेने के लिए हकदार होगा। लेकिन ये आपस की बात है कि वो एक्स वाई और जेड तय करेंगे, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ one of the joint promiser is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others. In other words, को underline करो, ये बहुत important लाइन है। ये लाइन बहुत ही important है कि अगर किसी एक joint promiser ने full payment कर दिया था तो वो बाकी promiser से proportionate amount वसूल करने के लिए हकदार होगा। नहीं होगा मतलब अगर x, y, z तीन और x ने पूरा पैसा चुका दिया है तो वो y और z से अपना हिस्सा नहीं मांगेगा। आउटसाइडर चाहे तो किसी एक को पकड़ करके पूरा पैसा वसूल कर सकता है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक अ डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इंस्टॉलमेंट हो गया लोन चुकाने के पहले, इंस्टॉलमेंट हो गया, अब पता है कि वो चुका ही नहीं पाएगा, तो अब उस केस में वाई और जेड को ये लोन आपस में चुकाना पड़ेगा। सपोज आउटसाइडर ने पूरा का पूरा पैसा वाई से वसूल कर दिया तो वाई उसका आधा पैसा जेड से लेने का हकदार होगा। मतलब एक अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो पूरी लायबिलिटी को बचे हुए लोगों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43। Nothing in the section shall prevent a surety from recovering from its principal payment made by surety on behalf of principal, or entitle the principal to recover amount from the surety on account of payment made by the principal। मतलब अगर सपोज किसी surety ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में पेमेंट किया था तो वो अपने प्रिंसिपल से उस पैसे को वसूल करने का हकदार होगा। मतलब एक्स, वाई और जेड जो थे ना, ये ज्वाइंट प्रोमिसर थे। एक्स तो गया इंस्टॉलमेंट हो गया, वाई ने पे किया, अगर मतलब बड़ा सांप है, वाई जेड से देने के लिए हकदार होगा। एग्जांपल 1, ABC jointly promised to pay D 3 लाख रुपए। D में कंपेल, D के पास ये पावर है कि वो तीनों में से किसी को भी पकड़ सकता है, A, B, C, तीनों में से किसी को भी। कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब मेरे पास क्यों आए, पहले आप B के पास जाके तो पैसे ले लो, उसका हिस्सा, ये नहीं बोल सकता। नहीं, पूरा पैसा तुम दोगे। B कह सकता है किसी से भी, A से भी, B से भी, C से भी, और कोई मना नहीं कर सकता अगर वो सॉल्वेंट है तो। अगला पॉइंट, एग्जांपल 2, A, B and C are under a joint promise to pay D rupees 3 लाख। क्या किया उन्होंने? joint promise C को। C is unable to pay anything to A, A is compelled to pay the whole। मतलब A को पूरा पैसा देना पड़ा, C क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अब A क्या 1.5 लाख रुपए B से वसूल कर सकता है? Yes। Thus we observe that the effect of section 43, ये section 43 का इफेक्ट है, is to make the liability in the event of a joint contract both joint and several, in so far as the promisee may, in the absence of a contract to the contrary, compel any one or more of the joint promiser to perform the whole of the promise। तो अगर promisee ने किसी one of the joint promiser को compel किया पूरा पैसा चुकाने के लिए, तो वैसे केस में section 43 बताता है कि बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर जिसने पेमेंट किया था वो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर या प्रोमिसर से प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? एग्जांपल हो गया ना? बोलो। अगला टॉपिक सेक्शन 45,
राइट ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसेस सेक्शन 45 है। सेक्शन 45 राइट ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसेस। देखो, the law relating to evolution of right joint rights is contained in section 45 which is reproduced below. When a person has made a promise to two or more persons jointly, एक आदमी ने प्रॉमिस किया है दो या अधिक लोगों को, then unless a contrary, मतलब मामला उल्टा है, एक आदमी ने एक से ज्यादा लोगों को कुछ ऑब्लिगेशन ले लिया है और उसको पूरा करने का वचन भी दिया। कितने आदमी ने? एक। बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा? मोर देन वन। अब मामला उल्टा है, ज्वाइंट प्रॉमिसर नहीं है, ज्वाइंट प्रॉमिस है। देखो आगे, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint life and after the death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivor and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। just उसका उल्टा लिखा हुआ सेम पॉइंट है, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। A in consideration of 5 लाख रुपए lent to him by B and C, यानी 5 लाख रुपए उसे किसने दिए थे? B और C ने मिलकर दिए थे। मैंने पैसे लिए हैं, लेने वाले एक ही आदमी है, देने वाले कितने हैं? Promises B and C jointly to repay that sum will with interest on a specified day but B dies। वो तय किया गया था कि स्पेसिफाइड डे को रीपे कर देंगे और उसके पहले B मर जाता है। B in such case right to demand payment shall rest with B legal representative jointly with C during C's lifetime। तो अब B के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये हक होगा और साथ में C को कि वो इसे वसूल कर सकते हैं A से। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ C भी मर जाएगा तो B और C दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस पैसे को वसूल कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वसूल कर लिया, रुको, मान लो B और C दोनों जिंदा है, B ने पूरा पैसा वसूल कर लिया क्योंकि A को तो किसी को भी देना है ना। A ने पूरा पैसा किसको दे दिया? B को। और B भी चालाक निकला, उड़नछू हो गया उसके बाद। तो क्या C A को ब्लेम कर सकता है कि मुझे पैसा नहीं मिला अभी तक, मुझे पैसा चाहिए? नहीं, ज्वाइंट प्रॉमिस थे ना, एक को भी फुलफिल कर दिया ना उसने, माना जाएगा दोनों को फुलफिल कर दिया। उसके बाद अब चाहे तो C B पर केस करे और अपना हिस्सा वसूल करे, ये उनके आपस के बीच की बात है, कोई दिक्कत? एक सेकंड, हाँ देखिएगा, तो ये मामला था ज्वाइंट प्रॉमिसेस का। और इसके बाद है नया टॉपिक, मतलब ज्वाइंट प्रॉमिसेस क्या हो गया? कंप्लीट। अगला टॉपिक है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस, सीधा सीधा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। दिख रहा है, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 46 से 50 एक्सप्लेन बिलो। कहाँ दिया है लॉ? सेक्शन 46 से 50। मैंने आपको जो समरी लिखाया था उसमें हम लोग लिखे थे कि ये सेक्शन कहाँ तक है? 37 से 67, यानी अभी आगे और भी पढ़ना है।
चलो देखो, एक्सप्लेन टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। पहला, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया, आपको टाइम स्पेसिफाई भी नहीं किया गया, तो फिर किस टाइम में परफॉर्म करेंगे? सेक्शन 46, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। मतलब प्रॉमिसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि तुम आकर के मुझे डिलीवरी दो, वो प्रॉमिसर को अपने करना था। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम तो हर केस के फैक्ट पर डिपेंड करेगा कि कितने समय के अंदर ये परफॉर्म हो जाना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 46, the expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case। तो यहाँ important क्या है सुनो, प्रॉमिसी को कुछ भी बोलना नहीं था इसमें। मतलब जैसे समझो, X ने Y को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक सर्टेन प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा और फिर तुम मुझे पेमेंट कर देना, लेकिन कब ये तय नहीं हुआ था। X ने बोला था मुझे ये माल, Y ने बोला था मुझे ये माल चाहिए, और X ने बोला था हाँ मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगा, और Y ने बोला था ठीक है मैं पेमेंट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर टाइम तय हुआ था क्या? नहीं। और Y को उसमें नॉक भी करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा लिखा है। तो फिर X को उसे कब डिलीवर करना चाहिए? तो लिखा है रीजनेबल टाइम के अंदर, क्योंकि समय तय किसके अंदर? रीजनेबल टाइम के अंदर। अगर X मान लो 1-1.5 साल बाद जाएगा, बोलेगा ये लो डिलीवरी, तो हो नहीं पाएगा ना, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब प्रॉमिस किया गया है तो उस प्रॉमिस को रीजनेबल टाइम में क्या करना है? फुलफिल। अब ये रीजनेबल टाइम तो हर बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर इतना जरूरी सामान था कि वो तो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो उसे तुरंत सेम डे अगले दिन सुबह तक डिलीवर करना चाहिए या आज शाम तक डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आइटम है तो 2 दिन बाद भी डिलीवरी पॉसिबल है। तो वो रीजनेबल टाइम है या नहीं है, ये तो आपस में लड़ाई करेंगे वो लोग, और वो कोर्ट तय करेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड। टाइम उसमें तय था, लेकिन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। इसमें प्रॉमिसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। सेक्शन 47, टाइम तय था, प्रॉमिसी को नॉक करने की जरूरत नहीं था, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था। तो व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे एंड द प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hour of it। तो उस दिन जो तय हुआ था उसमें कौन से आवर्स में उसे परफॉर्म करना चाहिए? यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स, on such day and the place at which promise ought to be performed। तो उस समय और उस जगह पर जहां वो आपस में उन्होंने तय किया था। लेकिन जैसे तय क्या हुआ था कि मैं तुम्हारे सप्लाई वाले गोडाउन में माल भेज दूंगा 10 तारीख को, 10th को, राइट? क्या टाइम तय हुआ था क्या इतने बजे? नहीं। तो इसका मतलब 10 तारीख को आप किस समय पर भेज पाएंगे, किस समय पर भेजना चाहिए टेक्निकली? तो वर्किंग आवर्स में आप उसको इस तरह से भेजिए कि सामने वाला डिलीवरी को आसानी से ले सके और उस माल को सही ढंग से रख सके। समझ में आ रहा है? तो आगे एग्जांपल, if the delivery of goods is offered say after sunset, the promisee may refuse delivery for the usual business hours are over। Moreover, the delivery must be made at the usual place of business। कहाँ डिलीवरी होना चाहिए? पहला usual place of business, दूसरा कब होना चाहिए? usual working hours। अब इवनिंग में सनसेट के बाद मतलब ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए और उस समय डिलीवरी देने जाएगा, तो जरूरी नहीं कि प्रॉमिसी वहां पर अवेलेबल रहे और वो डिलीवरी ले, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट फिर कितना माना जाएगा? किसने डिफॉल्ट किया? प्रॉमिसर ने। तो उसने सही ढंग से डिलीवरी नहीं की। तो यही अब हम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड प्लेस। सुनो, पहला क्या था? ना तो समय तय हुआ और ना ही कोई प्रॉमिसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत थी, नोटिस देने की जरूरत थी कि तुम माल दो, ये सब तय नहीं हुआ था। तो इसका मतलब प्रॉमिसर को रीजनेबल टाइम में डिलीवर करना। अगर डेट और समय तय हो गया था लेकिन उसमें भी प्रॉमिसी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, तो प्रॉमिसर को उसे उस दिन तो तय है, समय कौन सा? यूजुअल वर्किंग आवर। ठीक है? अगला तीसरा, सेक्शन 48, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ए सर्टेन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। देखना क्या लिखा है? When a promise is to be performed on a certain date and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee,
It is the duty of promisee to apply for the performance at a proper place and within usual hours of business. मतलब यहाँ पर मामला ये था कि promisee को एप्लीकेशन देना था, मतलब नोटिस देना था, उसको बताना था कि तुम यहाँ इस समय इस जगह पर मुझे डिलीवरी दे देना। उसको नॉक करना जरूरी था। किसको? तो प्रोमिसर तो वेट कर रहा है ना अभी। जैसे दोनों में तय हुआ कि एक्स माल देगा वाई को और वाई पेमेंट भी कर देगा, लेकिन वाई ने बोला था मैं तुम्हें बताऊंगा, फोन करके बताऊंगा या जिस भी तरीके से बताऊंगा कि तुम्हें कब और कहाँ आना है माल लेकर। तो एक्स कब यहाँ पर अपने मन से चला जाएगा या इंतजार करेगा? बताओ। इंतजार करेगा, और बेचारा इंतजार कर रहा है और वाई क्या है, कुछ बता ही नहीं रहा। वाई ने कुछ भी नहीं बताया। कौन है डिफॉल्टर? वाई, क्योंकि वाई ने इन्फॉर्म नहीं किया एक्स की गलती नहीं है यहाँ पर। बोलो। तो देखो, when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application, मतलब without application नहीं है, with application. It is the duty of promisee to apply for the performance at a proper place. तो ये promisee का ड्यूटी था कि वो परफॉर्मेंस के लिए क्या करे, अप्लाई करे and at a proper place and within the usual hour of business. कब? usual hour of business. Clear है? Explanation to section 48 states that the question what is proper time and place in each particular case is a question of fact. तो proper time and place क्या होगा, ये तो question of fact है। अगला point number 4, place for the performance of promise where no application is to be made and no place fixed for performance. ना तो कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत थी, लेकिन जगह है यही नहीं किया। सेक्शन 49 क्या कहता है आप देखो। यहाँ पर कहाँ तक पढ़ना है हमें? अभी सेक्शन 50 तक पढ़ना है। तो सेक्शन 49 देखो। When a promise is to be performed without application by the promisee, मतलब उसमें promisee को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such a place. मतलब promiser का ड्यूटी था प्रोमिसी से पूछना कि भाई साहब बताइए माल लेकर कहाँ आए। ये किसका ड्यूटी था? मतलब प्रोमिसी को कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, प्रोमिसी को नॉक करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा ये एग्रीमेंट में था। तो किसका ड्यूटी था पूछना जगह के बारे में? प्रोमिसर का। ये सेक्शन 49 कहता है। एग्जांपल, ए अंडरटेक टू डिलीवर 1000 माउंट ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स्ड डे। 1000 माउंट ऑफ जूट मतलब माउंट एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे क्विंटल होता है, जैसे टन होता है, जैसे केजी होता है, वैसे माउंट होता है। तो उसने ये तय किया था ए और बी ने कि ए बी को 13,000 माउंट ऑफ जूट डिलीवर करेगा एक फिक्स्ड डे पर, जगह नहीं पता। ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस। अब ए का ड्यूटी है कि वो बी को पूछे कि जगह बताओ फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस, और उसी जगह पर उस माल को क्या करें, डिलीवर करें। क्लियर? और लास्ट, परफॉर्मेंस इन द मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन्ड बाय प्रोमिसी। सेक्शन 50, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी सच मैनर और एनी टाइम व्हिच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि प्रोमिसी जो है वो टाइम प्रिस्क्राइब करेगा, मैनर बताएगा, जगह बताएगा, सब कुछ कौन बताएगा? प्रोमिसी। तो फिर प्रोमिसर वेट करेगा ना प्रोमिसी का कि वो जब बताएगा तब हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये था टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस। सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 फिर से शुरू करते हैं एक बार अलग अलग सेक्शन। सेक्शन 46 क्या कहता है कि प्रोमिसी को कुछ अप्लाई नहीं करना था, एप्लीकेशन नहीं देना था, इनवाइट नहीं करना था। प्रोमिसर का ड्यूटी था परफॉर्म करना, लेकिन टाइम तय नहीं था, तो प्रोमिसर को वो रीजनेबल टाइम पर परफॉर्म कर देना चाहिए था। सेकंड कहता था कि अगेन प्रोमिसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देना था, लेकिन टाइम एंड प्लेस जो है इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, तो फिर उस केस में प्रोमिसी को उस टाइम पर, टाइम मतलब डे स्पेसिफाइड है, तो यूजुअल वर्किंग आवर्स में क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। ऑफ ऑफिस आवर्स में डिलीवरी नहीं करना चाहिए। तीसरा में लेकिन ये था कि प्रोमिसी इन्फॉर्म करेगा तब होगा, मतलब प्रोमिसी को एक बार नॉक करना जरूरी था, उसे रिक्वेस्ट करना जरूरी था परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसी को। तो इसका मतलब प्रोमिसर क्या करेगा, वेट करेगा
कि वो बताएगा कि कब और कहाँ आना है। ये सेक्शन 48 में लिखा था। ओके, सेक्शन 49 में था कि प्लेस जो था वो परफॉर्मेंस का वो तो तय था, बट देयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस, सॉरी प्लेस तय नहीं था, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं थी लेकिन प्लेस फिक्स नहीं था। तो प्रोमिसर का ड्यूटी है कि वो पूछे किस जगह पर डिलीवरी करना है। तो बस ये कंप्लीट हो गया। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बट काफी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। देख लो फिर से इस तरह का एक समरी अगर आप पूरे चैप्टर का तैयार करेंगे, पूरे यूनिट का, और मैंने तो यहाँ नाम नहीं लिखा, आप नाम के साथ, तो आपको बाद में रिकॉल करने में बहुत, वरना एक दिक्कत आने वाली है। आपको जब मैं ये कहूँगा बताओ यूनिट 2 में क्या पढ़ा, तो ऐसे ब्लैंक हो जाएंगे आप। अभी याद आएगा नहीं ना, बट आना चाहिए आपको याद कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा, टॉपिक क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शन कवर हुए, इस तरह से आपको लर्न करना। समझ में आ रहा है कुछ? टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी 6 यूनिट है टोटल। तो 6 यूनिट को आप टॉपिक वाइज क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि मेरा यूनिट 1 में क्या क्या एरिया कवर हुआ, यूनिट 2 में क्या, यूनिट 3 में क्या। उससे आपको आगे भूल नहीं पाएंगे, फिर आपको दिक्कत कम आएगी एग्जाम में। बोलो कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।